नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। अब तक हमने बहुत सारी बातें की हैं, पैसे कमाने की, इन्वेस्ट करने की, अपने फाइनेंस को समझने की। लेकिन एक चीज है जो हम में से ज्यादातर लोगों को बड़ी बोरिंग और सिर दर्द वाली लगती है, और वो है टैक्स, है ना। जैसे ही मार्च का महीना नजदीक आता है या फिर जब भी टैक्स फाइल करने की बात आती है, एक अजीब सी टेंशन शुरू हो जाती है। यार पता नहीं इस बार कितने पैसे कटेंगे, कैसे बचाऊं, कौन से इन्वेस्टमेंट करूं ताकि टैक्स बच जाए। ये सारे सवाल हर साल हमारे दिमाग में घूमते हैं। सच कहूं तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मुझे याद है कुछ साल पहले मैं भी यही सोचता था कि ये टैक्स तो बस एक बोझ है, एक ऐसी चीज जिससे बच नहीं सकते और जो हमारी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा जाती है। मुझे लगता था कि यार जो पैसे मैं इतनी मेहनत से कमा रहा हूं वो यूं ही सरकार को क्यों दे दूं। काश कोई ऐसा जादू होता जिससे ये पैसे बच जाते। और फिर क्या होता था, आखिरी मिनट में भागदौड़, किसी से पूछो, कहीं से पता करो और जो भी मिल जाए उसमें पैसे डाल दो। बाद में पता चलता था कि अरे ये तो सही तरीका नहीं था और मैं और भी बेहतर तरीके से टैक्स बचा सकता था। लेकिन दोस्तों पता है मजेदार बात क्या है, टैक्स बचाना उतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है, और ये सिर्फ पैसे बचाने से भी कहीं ज्यादा है। ये स्मार्ट तरीके से अपने पैसों को मैनेज करना है, उन्हें सही जगह लगाना है ताकि वो सिर्फ टैक्स ही ना बचाएं बल्कि आपके लिए और पैसे भी बनाएं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपकी मेहनत की कमाई को सिर्फ बचाना नहीं है, उसे बढ़ाना भी है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही प्रैक्टिकल और आसान टिप्स बताने वाला हूं जो आपको सिर्फ टैक्स बचाने में ही मदद नहीं करेंगे बल्कि आपको एक फाइनेंशियल प्लानर की तरह सोचने पर मजबूर कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए आपके पास एक पौधा है, आप उसे पानी देते हैं, खाद डालते हैं ताकि वो बड़ा हो और फल दे। टैक्स सेविंग भी कुछ ऐसी ही है। ये सिर्फ कटौती नहीं है बल्कि आपके पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना है ताकि वो बड़े होकर आपको और ज्यादा रिटर्न दें और साथ ही आपका टैक्स भी कम हो जाए। हम सिर्फ सेक्शन 80C की बात नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ उसी के बारे में जानते हैं। हम और भी कई रास्ते देखेंगे जो शायद आपने पहले कभी एक्सप्लोर ही नहीं किए होंगे। चाहे आप नौकरी करते हो या अपना बिजनेस, ये टिप्स हर किसी के लिए काम के हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है और इस वीडियो के एंड तक आपके पास टैक्स बचाने का एक पूरा मास्टर प्लान होगा। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये सिर्फ टैक्स बचाना नहीं है, ये अपने पैसे को एक स्मार्ट माली की तरह सींचना है ताकि वो सिर्फ टैक्स ही ना बचाए बल्कि आपको भविष्य में मीठे फल भी दे। मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर लोग सिर्फ सेक्शन 80C के बारे में जानते हैं और ठीक है, ये एक बहुत ही जरूरी और पॉपुलर सेक्शन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टैक्स बचाने के लिए और भी कई रास्ते हैं, कई ऐसे छिपे हुए खजाने हैं जो शायद आपने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किए होंगे। चलिए आज मैं आपको उन सभी रास्तों से रूबरू करवाता हूँ, एक एक करके, बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले 80C की बात तो करनी ही पड़ेगी। ये तो वो हाईवे है जिस पर हर कोई चलता है। यहाँ आप 5 लाख रुपए तक का निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। इसमें क्या क्या आता है? आपका EPF एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड कटता है, वो इसमें आ जाता है। अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उसका प्रीमियम भी इसमें आता है। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड बहुत बढ़िया ऑप्शन है जहां आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलता है और पैसे भी सुरक्षित रहते हैं। ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम है जो मार्केट से जुड़ा है और आपको अच्छी ग्रोथ दे सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क भी होता है। बच्चों की स्कूल फीस, होम लोन का प्रिंसिपल रिपेमेंट, ये सब 80C के अंदर ही आते हैं। तो देखा आपने, 80C सिर्फ एक सेक्शन नहीं बल्कि कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का एक गुलदस्ता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अपने घर की नींव मजबूत कर रहे हो, जहां आप पैसे भी बचा रहे हैं और उन्हें बढ़ा भी रहे हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे सेक्शंस के बारे में जो शायद कम पॉपुलर हैं लेकिन बहुत पावरफुल हैं। क्या आपने कभी सेक्शन 80D के बारे में सुना है? ये है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। सोचिए, एक तो आप अपनी और अपने परिवार की सेहत को सिक्योर कर रहे हैं ताकि अगर कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आपकी सारी जमा पूंजी एक झटके में खत्म न हो जाए, और ऊपर से सरकार आपको इस पर टैक्स छूट भी दे रही है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने अपनी कार में एयर बैग लगवा लिया हो, सुरक्षा भी और कुछ पैसे की बचत भी। आप अपने लिए, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए 25,000 रुपए तक, और अपने माता पिता अगर वे सीनियर सिटीजन हैं के लिए 50,000 रुपए तक के प्रीमियम पर टैक्स बचा सकते हैं, यानी कुल 75,000 रुपए तक की बचत। ये सिर्फ टैक्स सेविंग नहीं है, ये एक स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग है। और हाँ, अगर आप अपना पहला घर खरीद रहे हैं तो आपके लिए एक और कमाल का सेक्शन है, ATEE और ATEEA। कई बार लोगों को लगता है कि होम लोन पर सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही 80C में आता है, लेकिन अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं तो होम लोन के इंटरेस्ट पर भी आपको एडिशनल टैक्स छूट मिल सकती है। ATEE में 50,000 रुपए तक और ATEEA में 5 लाख रुपए तक की एक्स्ट्रा छूट मिल सकती है, जो 2 लाख रुपए की नॉर्मल छूट के अलावा होती है। सोचिए, एक तो आप अपने सपनों का घर बना रहे हैं
ऊपर से सरकार आपकी इस बड़ी प्लानिंग में टैक्स में भी मदद कर रही है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने अपने भविष्य के लिए एक मजबूत किला बनाया हो और सरकार ने उसमें आपको कुछ ईंटें दान कर दी हों। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि अगर आप समाज सेवा करते हैं, दान करते हैं, तो उस पर भी टैक्स छूट मिलती है? जी हाँ, सेक्शन 80G के तहत आप कुछ अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को दिए गए दान पर टैक्स छूट पा सकते हैं। ये सिर्फ पैसे बचाना नहीं बल्कि समाज को कुछ लौटाना भी है। कहते हैं ना, कर भला हो भला। और अगर आप अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, अपने बुढ़ापे के लिए कुछ खास करना चाहते हैं, तो एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। एटीसी के 5 लाख रुपए के अलावा आप एनपीएस में 50,000 रुपए का अतिरिक्त निवेश करके सेक्शन 80 CCD 1B के तहत टैक्स बचा सकते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। एनपीएस में आपके पैसे इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट होते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप आज एक छोटा सा पौधा लगा रहे हैं जो आपके रिटायरमेंट तक एक विशाल पेड़ बन जाएगा और आपको फलों की जगह पेंशन देगा। दोस्तों, ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण थे। अगर आप नौकरी पेशा हैं और किराए के मकान में रहते हैं तो HRA हाउस रेंट अलाउंस की छूट भी एक बड़ा बेनिफिट है। और हाँ, अगर आपने कभी एजुकेशन लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट पर भी सेक्शन 80E के तहत टैक्स छूट मिलती है। तो देखा आपने, टैक्स बचाना सिर्फ 80C तक सीमित नहीं है। ये एक पूरी दुनिया है जहां अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग करें तो अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचा सकते हैं और उसे सही जगह लगाकर बढ़ा भी सकते हैं। ये बिल्कुल एक फाइनेंशियल प्लानर की तरह सोचना है। अपने पैसों को सिर्फ खर्च न करें बल्कि उन्हें अपने लिए काम करने दें। इस सफर में बस थोड़ी सी जानकारी और थोड़ी सी समझदारी चाहिए। अब आपके पास टैक्स बचाने का एक पूरा मास्टर प्लान है। अब आप तैयार हैं अपने पैसों को स्मार्टली मैनेज करने के लिए। नमस्ते दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे आप अपने टैक्स बचाने के लिए सिर्फ 80C तक ही सीमित न रहें, बल्कि एक पूरी दुनिया है जहां स्मार्ट प्लानिंग करके आप अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचा सकते हैं। हमने देखा कि घर खरीदने से लेकर समाज सेवा और रिटायरमेंट प्लानिंग तक हर जगह सरकार आपको टैक्स में छूट देकर सपोर्ट करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन एक आम नौकरी पेशा या मिडिल क्लास परिवार के लिए ये कैसे काम करता है? तो चलिए आज इसी पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं, कुछ असली कहानियों और आसान भाषा में, ताकि आपको लगे कि ये सब आपके लिए ही बना है। याद है हमने होम लोन की बात की थी? सोचिए राहुल और प्रिया, एक युवा जोड़ा जो दिल्ली में किराए के मकान में रहता था। उनका सपना था अपना छोटा सा आशियाना हो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक 2 BHK फ्लैट खरीदा। लोन भी बड़ा था और EMI का बोझ भी था। उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि यार, तुम टैक्स में छूट ले सकते हो। राहुल को पता था कि 80C में प्रिंसिपल अमाउंट पर छूट मिलती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ब्याज पर भी मिलती है, और वो भी अच्छी खासी। जब उनके फाइनेंशियल एडवाइजर ने उन्हें HTEA के तहत 5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट के बारे में बताया, जो 2 लाख रुपए की सामान्य छूट के अलावा मिलती है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे वाह, प्रिया ने कहा, इसका मतलब है कि हम हर साल 3-5 लाख रुपए तक के ब्याज पर टैक्स बचा सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी रकम है। अगर इतना टैक्स बच गया तो हम अपने घर की थोड़ी और अच्छी सजावट करवा पाएंगे या बच्चे की स्कूल फीस में मदद मिल जाएगी। देखा कैसे एक घर का सपना पूरा करने में सरकार भी आपकी मदद करती है और आपकी EMI का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। ये सिर्फ टैक्स बचाना नहीं बल्कि अपने सपनों को हकीकत बनाना है। अब बात करते हैं रिटायरमेंट की। मिस्टर शर्मा, जो एक सरकारी बैंक में काम करते हैं, हमेशा अपनी रिटायरमेंट को लेकर चिंतित रहते थे। उन्होंने PPF में निवेश किया था, जो कि एक बढ़िया विकल्प है, लेकिन उन्हें लगा कि शायद यह काफी नहीं है। फिर उन्हें पता चला NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में। उन्हें यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि 80C के 5 लाख रुपए के अलावा वे NPS में 50,000 रुपए का अतिरिक्त निवेश करके सेक्शन 80 CCD 1B के तहत टैक्स बचा सकते हैं। ये एक बहुत ही कम लोगों को पता होता है। मिस्टर शर्मा ने तुरंत इसमें निवेश करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि उनके पैसे इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट हो रहे हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में उन्हें अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। उन्हें लगा, वाह, एक पंथ दो काज। बुढ़ापे के लिए भी तैयारी हो रही है और हर साल 50,000 रुपए पर टैक्स भी बच रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आज आप एक छोटा सा पौधा लगा रहे हैं जो आपके रिटायरमेंट तक एक विशाल पेड़ बन जाएगा और आपको फलों की जगह पेंशन देगा। अब मिस्टर शर्मा काफी निश्चिंत हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए एक मजबूत नींव रख दी है। और हाँ, एक चीज जो हम सब भारतीयों के लिए बहुत मायने रखती है, वो है बच्चों की पढ़ाई। मिसेज गुप्ता, एक वर्किंग मदर, अपने बेटे आर्यन की स्कूल फीस को लेकर हमेशा सोच में रहती थीं। प्राइवेट स्कूल की फीस आजकल बहुत महंगी हो गई है ना? लेकिन उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उनके बेटे की ट्यूशन फीस अधिकतम 2 बच्चों के लिए सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट के दायरे में आती है। कम से कम बच्चों की पढ़ाई पर जो इतना खर्चा होता है, उसमें से कुछ तो वापस मिल जाता है टैक्स के रूप में। उन्होंने अपने पति से कहा, ये एक छोटी सी बात लग सकती है,
लेकिन जब आप सारे छोटे छोटे बचत के तरीकों को जोड़ते हैं तो एक बड़ी रकम बन जाती है। अब सोचिए स्वास्थ्य के बारे में। भगवान न करे कभी किसी को अस्पताल जाने की जरूरत पड़े, लेकिन आज के समय में मेडिकल खर्चों का क्या ठिकाना। मिस्टर वर्मा, एक मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया, हमेशा स्वास्थ्य बीमा को एक फालतू खर्च मानते थे, लेकिन जब उनकी मां को अचानक अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और लाखों का बिल आया, तब उन्हें एहसास हुआ कि यह कितना जरूरी है। गनीमत यह थी कि उन्होंने अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए एक फैमिली फ्लोटर प्लान ले रखा था और अपने माता पिता के लिए भी एक अलग प्लान। न केवल उनके अस्पताल के बिल कवर हो गए, बल्कि उन्हें सेक्शन 80D के तहत टैक्स में भी अच्छी खासी छूट मिली। इसमें न सिर्फ स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम, बल्कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के छोटे मोटे खर्चे भी शामिल होते हैं। भगवान न करे कभी ऐसी नौबत आए, लेकिन अगर आ जाए तो ये बीमा ढाल बन जाता है और टैक्स भी बचता है। उन्होंने महसूस किया, ये सिर्फ पैसे बचाना नहीं, बल्कि अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करना है। और अगर आप नौकरी पेशा हैं और किराए के मकान में रहते हैं तो HRA हाउस रेंट अलाउंस की छूट एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। राहुल, जो बेंगलुरु में किराए के मकान में रहता है, अपने मकान मालिक से हर महीने रसीद लेता है। इससे उसके टैक्सेबल इनकम में काफी कमी आती है। किराया तो देना ही है, कम से कम उस पर टैक्स तो बच जाए। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता है, ये एक ऐसी छूट है जो लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी समझकर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। और हाँ, अगर आपने कभी एजुकेशन लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट पर भी सेक्शन 80E के तहत टैक्स छूट मिलती है। प्रिया ने अपने MBA के लिए एजुकेशन लोन लिया था। अब जब वह अच्छी नौकरी कर रही है और लोन चुका रही है तो उसके पिताजी ने याद दिलाया कि लोन पर जो ब्याज वह चुका रही है वह पूरे 8 साल तक पूरी तरह से टैक्सेबल इनकम से घटाया जा सकता है। डिग्री की कीमत तो चुकानी ही है, कम से कम ब्याज पर टैक्स छूट मिल जाए, ये भी कम नहीं। उसने सोचा, ये दिखाता है कि सरकार आपको आगे बढ़ने में भी मदद करती है। तो देखा आपने, टैक्स बचाना सिर्फ 80C तक सीमित नहीं है। ये तो देखा आपने, टैक्स बचाना सिर्फ 80C तक सीमित नहीं है। ये तो कुछ आसान से और बहुत ही काम के तरीके थे जो आपकी जेब पर पड़ने वाले बोझ को हल्का कर सकते हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना? जहां एक तरफ ये टैक्स बचाने के मौके देते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार लोग सिर्फ टैक्स बचाने के चक्कर में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो बाद में भारी पड़ सकती हैं और फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए अब बात करते हैं उन जोखिमों और चेतावनियों की जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि कभी भी सिर्फ टैक्स बचाने के लिए कोई निवेश या खर्च न करें। आपका पहला मकसद होना चाहिए अपनी वित्तीय सुरक्षा और अपने लक्ष्यों को पूरा करना। टैक्स बचत तो उसका एक बोनस होना चाहिए। अगर आप सिर्फ टैक्स बचाने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी या स्कीम ले लेते हैं जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है या जो आपकी वित्तीय जरूरतों के हिसाब से सही नहीं है, तो वो पैसा बर्बाद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने एक ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली जिसमें रिटर्न बहुत कम है और आपको उसकी कवरेज की भी खास जरूरत नहीं है, सिर्फ 80C का फायदा लेने के लिए, तो ये सही नहीं है। हमेशा अपनी जरूरत, अपनी जोखिम उठाने की क्षमता और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को देखकर ही निवेश करें। चलिए अब उन उदाहरणों की बात करते हैं जो हमने अभी देखे। मिस्टर वर्मा की कहानी में हमने देखा कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना जरूरी है, लेकिन कई लोग सिर्फ 80D की छूट लेने के लिए फटाफट कोई भी सस्ता सा प्लान ले लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि उसमें कौन सी बीमारियां कवर हैं, कितना वेटिंग पीरियड है या क्या क्या एक्सक्लूजन है। सिर्फ प्रीमियम कम होने से फायदा नहीं होता अगर जरूरत पड़ने पर आपको कवर ही न मिले। जैसे मेरी एक रिश्तेदार ने सिर्फ टैक्स बचाने के लिए एक बहुत बेसिक सा प्लान ले लिया। जब उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा तो पता चला कि उस प्लान में पहले से मौजूद बीमारियों पर 2 साल का वेटिंग पीरियड था और उनका इलाज उस पॉलिसी में कवर नहीं हो पाया। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय सिर्फ टैक्स छूट पर ध्यान न दें, बल्कि कवरेज, पॉलिसी के नियम और शर्तें और भविष्य की जरूरतों को अच्छी तरह समझ लें, वरना जब असली जरूरत पड़ेगी तो हाथ मलते रह जाएंगे। अब बात करते हैं राहुल की, जो HRA का फायदा उठाता था। ये बहुत कमाल का बेनिफिट है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। मान लीजिए आपने किराए पर घर लिया ही नहीं है, या फिर आप अपने ही माता पिता के घर में रहते हैं और उन्हें किराया दिखाकर HRA का क्लेम करते हैं, या फिर आप अपने मकान मालिक से फर्जी रसीदें ले लेते हैं ताकि ज्यादा टैक्स बचा सकें। ये सब आयकर विभाग की नजर में गलत है, बिल्कुल गलत। अगर कभी ऑडिट में पकड़ा गए तो जितना टैक्स बचाया होगा उससे कई गुना ज्यादा जुर्माना और ब्याज भरना पड़ सकता है। सोचिए, एक बार मेरे दोस्त के साथ ऐसा ही हुआ था। उसने अपने एक जानने वाले के नाम से फर्जी किराए की रसीदें लगा दी थीं। जब इनकम टैक्स का नोटिस आया और उससे किराए के भुगतान का सबूत मांगा गया तो उसके पसीने छूट गए। उसे न सिर्फ वो सारा टैक्स वापस देना पड़ा, बल्कि मोटा जुर्माना भी लगा और उसे काफी मानसिक तनाव से भी गुजरना पड़ा। इसलिए HRA का दावा हमेशा ईमानदारी से करें।
मकान मालिक से सही रसीदें लें, किराए का भुगतान बैंक ट्रांसफर या चेक से करें और सुनिश्चित करें कि आपके पास रेंट एग्रीमेंट मौजूद हो। पारदर्शिता और ईमानदारी ही आपको ऐसी मुश्किलों से बचाएगी। प्रिया की एजुकेशन लोन वाली बात भी बहुत अच्छी थी। एटीई के तहत ब्याज पर टैक्स छूट मिलना बहुत बड़ी राहत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ टैक्स छूट के लालच में कोई भी एजुकेशन लोन ले लें या किसी भी कोर्स के लिए लोन ले लें जिसकी भविष्य में कोई खास वैल्यू ना हो। एजुकेशन लोन एक बड़ी लायबिलिटी है, एक बड़ा कर्ज है। इसे बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि जिस कोर्स के लिए आप लोन ले रहे हैं उसकी मार्केट में क्या डिमांड है, क्या आपको अच्छी नौकरी मिलेगी जिससे आप आसानी से लोन चुका पाएंगे। अगर आप सिर्फ टैक्स बचाने के लिए एक ऐसा कोर्स चुन लेते हैं जो आपको अच्छी नौकरी नहीं दिलाता, तो आप लोन चुकाने के लिए संघर्ष करेंगे और वो टैक्स छूट आपको कोई खास फायदा नहीं दे पाएगी। सोचिए, एक लड़का था जिसने सिर्फ इसलिए एमबीए किया क्योंकि उसके दोस्त बोल रहे थे कि एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट मिलती है। उसने बिना रिसर्च किए किसी भी कॉलेज से एमबीए कर लिया और बाद में उसे अच्छी नौकरी नहीं मिली। अब वो बेचारा ना तो लोन चुका पा रहा है और ना ही उसे टैक्स छूट का कोई खास फायदा मिल रहा है क्योंकि उसकी आय ही इतनी नहीं है। और हाँ, सोशल मीडिया या किसी दोस्त की सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। टैक्स के नियम बदलते रहते हैं और हर व्यक्ति की वित्तीय स्थिति अलग होती है। जो सलाह एक व्यक्ति के लिए सही है वो दूसरे के लिए नहीं हो सकती। हमेशा किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए से सलाह लें या फिर आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी चेक करें। गलत सलाह आपको न सिर्फ गलत निवेश करवा सकती है बल्कि आपको कानूनी पचड़ों में भी फंसा सकती है। आखिर में एक और चेतावनी, बहुत से लोग साल के आखिरी महीनों, खासकर फरवरी मार्च में टैक्स बचाने के लिए जल्दबाजी में निवेश करते हैं। इस हड़बड़ी में अक्सर गलत फैसले हो जाते हैं। इसलिए अपनी टैक्स प्लानिंग पूरे साल करें। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करें ताकि आप सोच समझकर सही फैसले ले सकें और आखिरी समय की भागदौड़ से बच सकें। याद रखें, टैक्स बचाना एक स्मार्ट वित्तीय रणनीति का हिस्सा है, न कि जल्दबाजी में किया गया कोई काम। ईमानदारी, सही जानकारी और सोच समझकर लिए गए फैसले ही आपको सही मायनों में फायदा दिलाएंगे और आपके भविष्य को सुरक्षित करेंगे। तो दोस्तों, पिछली बातचीत में हमने समझा कि कैसे टैक्स बचाना एक स्मार्ट प्लानिंग का हिस्सा है, न कि आखिरी मिनट की हड़बड़ी। हमने ये भी देखा कि कैसे सिर्फ टैक्स बचाने के चक्कर में गलत एजुकेशन लोन लेना या सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना भारी पड़ सकता है। अब सवाल आता है कि अगर हमें टैक्स सही तरीके से बचाना है तो करें क्या? कौन सी हैं वो प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और एक्सपर्ट टिप्स जिनसे हमें सच में फायदा हो? चलो आज इसी पर खुलकर बात करते हैं, एकदम आसान शब्दों में, जैसे हम दोस्त आपस में बात करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो मैंने पहले भी कही थी वो है साल भर की प्लानिंग। सोचो, अगर आपको कोई बड़ा सफर तय करना है तो क्या आप बस आखिरी दिन बैग उठाकर निकल पड़ते हो? नहीं ना, आप पहले से रूट देखते हो, गाड़ी चेक करवाते हो, सामान पैक करते हो। टैक्स प्लानिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। साल की शुरुआत में ही अपनी सैलरी स्लिप या बिजनेस इनकम देखकर एक मोटा मोटा अंदाजा लगा लो कि इस साल आपकी कितनी इनकम होने वाली है। फिर देखो कि आप पर कितना टैक्स बन सकता है। जब आपको ये पता होगा तभी आप समझदारी से निवेश के फैसले ले पाएंगे। बहुत से लोग जनवरी फरवरी का इंतजार करते हैं और तब तक अच्छी स्कीम्स में निवेश करने का मौका निकल चुका होता है या फिर हड़बड़ी में गलत निवेश कर बैठते हैं। अब बात करते हैं उन तरीकों की जिनसे आप टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन समझदारी के साथ। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर सेक्शन है आयकर अधिनियम का सेक्शन 80C। यार, ये ऐसा है जैसे हर घर में दाल चावल होता है, वैसे ही हर टैक्स पेयर की जुबान पर 80C होता है। इसमें आपको 5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। लेकिन अब 80C में इतने सारे ऑप्शन हैं कि लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो कुछ पॉपुलर ऑप्शंस की बात करते हैं और ये भी समझते हैं कि किसे कौन सा चुनना चाहिए। पहला है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो सुरक्षित निवेश चाहते हैं और जिन्हें लंबी अवधि के लिए पैसे बचाने हैं। इसमें आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, सरकारी गारंटी होती है और सबसे बड़ी बात, इसमें जमा पैसे पर मिलने वाले ब्याज पर और मैच्योरिटी पर मिलने वाले पैसे पर, तीनों पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसे एग्जेम्प्ट स्टेटस बोलते हैं। अगर आप रिटायरमेंट के लिए या बच्चों के भविष्य के लिए सुरक्षित तरीके से बचत करना चाहते हैं तो PPF आपके लिए एक शानदार विकल्प है। लेकिन इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो ये सोचकर ही निवेश करना। फिर आता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, ELSS। ये थोड़ा अलग है। अगर आप शेयर बाजार से जुड़े जोखिम लेने को तैयार हैं और आपको लगता है कि आप लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं तो ELSS आपके लिए अच्छा हो सकता है। इसमें सबसे कम सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जो PPF और बाकी ऑप्शन से काफी कम है। लेकिन जैसा कि नाम से पता चलता है, ये इक्विटी यानी शेयर बाजार से जुड़ा है, तो इसमें आपके पैसे बढ़ने के साथ साथ घटने का जोखिम भी रहता है। मान लो आपके दोस्त ने कहा कि ELSS में तो उसने पिछले साल 20% रिटर्न कमाया और आपने बिना सोचे समझे उसमें पैसे डाल दिए, लेकिन अगले ही साल बाजार गिर गया और आपका पैसा कम हो गया।
तो इसीलिए हमेशा अपनी जोखिम लेने की क्षमता को समझो। अगर आप बाजार की उठापटक से घबराते हो तो ELSS शायद आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप युवा हैं, लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं और थोड़ा जोखिम ले सकते हैं तो ये आपको टैक्स बचाने के साथ साथ अच्छी दौलत बनाने में भी मदद कर सकता है। फिर आती हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम। बहुत से लोग सिर्फ टैक्स बचाने के लिए कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं, खासकर वो वाली जिसमें रिटर्न कम मिलता है और प्रीमियम ज्यादा होता है। यार, ये सबसे बड़ी गलती है। इंश्योरेंस का पहला मकसद होता है आपके परिवार को वित्तीय सुरक्षा देना अगर आपको कुछ हो जाए। अगर आप सिर्फ टैक्स बचाने के लिए कोई महंगी एंडोमेंट या यूलेप पॉलिसी खरीद रहे हैं तो रुकिए, पहले अपनी जरूरतों को समझिए। क्या आपके परिवार को कवर करने के लिए पर्याप्त बीमा राशि है? अगर नहीं तो पहले एक सस्ता और पर्याप्त टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदें। ये कम प्रीमियम में आपको बड़ा कवर देता है, टैक्स तो इसमें भी बचता है, लेकिन इसका मुख्य फायदा आपके परिवार की सुरक्षा है। टैक्स बचत को हमेशा बोनस समझो, मुख्य मकसद नहीं। ATC में और भी कई विकल्प हैं, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF, जो सैलरीड लोगों के लिए ऑटोमेटिक कटता है, सुकन्या समृद्धि योजना जो बेटियों के भविष्य के लिए है, टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट FD जो सुरक्षित हैं लेकिन रिटर्न कम देते हैं, और होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट। आपको अपनी उम्र, वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम उठाने की क्षमता के हिसाब से इनमें से सही विकल्प चुनने होंगे। ATC के बाद एक और बहुत जरूरी सेक्शन है, सेक्शन 80D, जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए है। यार, आज के समय में जब मेडिकल खर्च इतने बढ़ गए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी और आपके परिवार की सेहत के लिए एक सुरक्षा कवच है। इसमें आप खुद के लिए, अपने पति पत्नी और बच्चों के लिए भरे गए प्रीमियम पर और अपने माता पिता के लिए भरे गए प्रीमियम पर टैक्स छूट ले सकते हैं। सोचो, अगर आप सिर्फ टैक्स बचाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन भगवान न करे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो वो इंश्योरेंस आपकी कितनी बड़ी मदद करेगा। ये आपको लाखों रुपए के बिल से बचा सकता है। यहाँ तक कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर भी आप इसमें छूट ले सकते हैं। तो ATD को कभी हल्के में मत लेना। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर गंभीर हैं, तो नेशनल पेंशन सिस्टम NPS भी आपके काम का है। सेक्शन 80 CCD 1B के तहत आप इसमें 50,000 रुपए का अतिरिक्त डिडक्शन ले सकते हैं, जो ATC की 5 लाख की लिमिट से अलग होता है। ये एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट टूल है जिसमें आपका पैसा इक्विटी और डेट में निवेश होता है। अगर आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं या रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम चाहते हैं तो NPS पर विचार कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी पैसा लंबी अवधि के लिए लॉक होता है और इसकी कुछ शर्तें होती हैं जिन्हें आपको समझना होगा। और हाँ, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो सेक्शन 24B के तहत आप होम लोन के इंटरेस्ट पोर्शन पर 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट ले सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी राहत है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने नया घर खरीदा है। तो देखा आपने, टैक्स बचाने के कई तरीके हैं, लेकिन हर तरीका हर किसी के लिए नहीं होता। सबसे बड़ी सलाह यही है कि किसी भी निवेश या योजना को सिर्फ टैक्स बचाने के लिए मत चुनो। पहले अपने वित्तीय लक्ष्य तय करो। आपको रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने हैं, बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए, घर खरीदना है, इमरजेंसी फंड बनाना है। जब आपके लक्ष्य साफ होंगे तभी आप सही निवेश चुन पाओगे, जो आपको टैक्स बचाने के साथ साथ आपके उन लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद करेगा। यार, आखिर में फिर वही बात कहूंगा जो मैंने पहले भी कही थी। सोशल मीडिया पर किसी दोस्त या इन्फ्लुएंसर की बात पर आंख मूंदकर भरोसा मत करना। हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है, टैक्स के नियम बदलते रहते हैं। हो सकता है जिस स्कीम से आपके दोस्त को फायदा हुआ हो वो आपके लिए सही ना हो। अपनी टैक्स प्लानिंग के लिए हमेशा एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या चार्टर्ड अकाउंटेंट CA से सलाह लो। वो आपकी इनकम, आपके खर्चों और आपके लक्ष्यों को समझकर आपको सबसे सही रास्ता दिखा पाएंगे। आयकर विभाग की वेबसाइट पर भी सारी जानकारी मिलती है। अपनी मेहनत की कमाई को समझदारी से निवेश करो ताकि टैक्स भी बचे और आपका भविष्य भी सुरक्षित रहे। याद रखो, सही जानकारी और सोच समझकर लिए गए फैसले ही आपको सही मायनों में फायदा दिलाएंगे। तो यार, देखा आपने कि टैक्स बचाने के लिए कितने सारे रास्ते हैं। हमने सेक्शन 80C से लेकर 80D, NPS और होम लोन के इंटरेस्ट तक कई सारी बातें की, लेकिन एक बात जो मैं आपको सबसे आखिर में और सबसे जोर देकर कहना चाहता हूँ वो ये कि टैक्स बचाना सिर्फ एक हिस्सा है आपकी बड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग का। इसे कभी भी पूरी पिक्चर मत समझना। ये ऐसा है जैसे आप कोई बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो और सिर्फ एक ईंट पर ध्यान दे रहे हो। वो ईंट जरूरी है, नो डाउट, लेकिन पूरी बिल्डिंग का डिजाइन, उसकी नींव और उसका मजबूत ढांचा ज्यादा जरूरी है। टैक्स बचाना भी एक ईंट है जो आपकी फाइनेंशियल बिल्डिंग को मजबूत बनाती है, लेकिन सिर्फ टैक्स बचाने के चक्कर में आप अपनी पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खराब मत कर देना। इसलिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अपने फाइनेंशियल गोल्स को पहचानो। यार, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपको पहुंचना कहां है, तब तक आप कोई भी रास्ता चुन लोगे और शायद गलत जगह पहुंच जाओगे। सोचो, आपको रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, या बच्चों की पढ़ाई या उनकी शादी के लिए फंड बनाना है, अपना सपनों का घर खरीदना है, या फिर बस एक इमरजेंसी फंड तैयार करना है ताकि मुश्किल वक्त में किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े।
ये सारे गोल्स ही आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव हैं। जब ये गोल्स क्लियर होंगे ना, तभी आप सही निवेश चुन पाओगे, जो आपको सिर्फ टैक्स बचाने में ही नहीं बल्कि आपके इन बड़े बड़े सपनों को पूरा करने में भी मदद करेगा। ऐसे ही किसी भी स्कीम में पैसा मत डाल देना सिर्फ इसलिए कि वो टैक्स बचाती है, क्योंकि हो सकता है वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स से बिल्कुल भी मेल न खाती हो। मान लो आपके दोस्त ने एक स्कीम में निवेश किया और उसे बहुत फायदा हुआ और उसने आपको बताया। आपने बिना सोचे समझे बस टैक्स बचाने के लिए उसमें पैसा डाल दिया। लेकिन क्या पता आपके दोस्त का फाइनेंशियल गोल कुछ और हो, उसकी रिस्क लेने की क्षमता अलग हो और उसकी इनकम भी आपसे काफी अलग हो। और हो सकता है वो स्कीम आपके लिए बिल्कुल फिट ना हो और आपका पैसा उसमें फंस जाए। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो बस किसी की सुनी सुनाई बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। टैक्स के नियम भी हर साल बदलते रहते हैं, तो आज जो बात सही है हो सकता है अगले साल उसमें कुछ बदलाव आ जाए। इसलिए दूसरों की सलाह को हमेशा अपनी सिचुएशन के तराजू में तौलना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे ही किसी के कहने पर मत लगाना। सोशल मीडिया पर जो गुरु बने घूमते हैं या कोई इन्फ्लुएंसर जो सिर्फ अपनी रीच बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देता है, उनकी बातों पर भरोसा मत करना। हर व्यक्ति की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है, जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है। आपकी सिचुएशन को सबसे अच्छी तरह से कौन समझ सकता है? बिल्कुल सही, एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट CA। ये लोग आपकी इनकम, आपके खर्चे, आपकी लायबिलिटीज और आपके सपनों को समझेंगे और फिर आपको सबसे सही और पर्सनलाइज्ड सलाह देंगे। वो आपको सिर्फ टैक्स बचाने के तरीके ही नहीं बताएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि कौन सा निवेश आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सबसे अच्छा है और आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कितना सही है। याद रखना, आयकर विभाग की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सारी जानकारी उपलब्ध होती है। खुद भी थोड़ी रिसर्च करो, चीजों को समझो, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर टाइम इन्वेस्ट करो, क्योंकि जब आप खुद समझदार बनोगे तभी कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो यार, टैक्स बचाना एक कला है और इसे समझदारी से खेलना ही सबसे बड़ी जीत है। सही जानकारी, सही सलाह और सोच समझकर लिए गए फैसले ही आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखेंगे और आपके भविष्य को भी चमकाएंगे। आपकी फाइनेंशियल जर्नी में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस हमेशा याद रखना, समझदारी से किया गया निवेश ही आपको असली फायदा दिलाएगा।